हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल सुधीर सर केमिस्ट्री। बेटा मैं चाहता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग के जिस तरह से मैंने अभी इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है, तो उसमें से द नेक्स्ट पार्ट विच वन आई वांट टू डिस्कस विथ यू आफ्टर द केमिकल बॉन्ड में व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। बेटा आज का जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल बॉन्डिंग से, एक्चुअली ये चैप्टर हमारा केमिकल बॉन्डिंग है बेटा। और इस केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में जो आज का टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंटिन्यूटी पार्ट में, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ए व्हाट, लैटिस एनर्जी। बेटा बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि लैटिस एनर्जी एक्चुअली होती क्या है और इसकी यूज़ क्या होती है। तो लेट मी डिसाइड विथ यू, मैं कुछ एग्जांपल्स करा दूंगा बेटा इसके में। लैटिस एनर्जी को डिनोट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए यू। लैटिस एनर्जी कैसे डिनोट करते हैं बेटा? लैटिस एनर्जी कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ ए यू। ये है। अब लैटिस एनर्जी है क्या, तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल करा दूँ, बाद में आपको स्टेटमेंट लिखा के दूंगा। बेटा लैटिस एनर्जी में क्या होते हैं कि लेटर से मेरे पास ये 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन है। कितनी मोल है? 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन है बेटा। इस 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन में मैंने 1 मोल ऑफ गैसेस एनायन भी डाल दिया। ये एनायन है, ये भी कितनी बेटा? 1 मोल है, लेकिन कैसे फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। जब 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन 1 मोल ऑफ गैसेस एनायन जब एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो आपको बेटा 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल आएगा, मतलब सॉलिड के फॉर्म में आएगा। और ये कितना होगा? 1 मोल होगा, एंड यू कैन कॉल इट एज ए 1 मोल ऑफ ए आयनिक क्रिस्टल। और जब भी 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल अगर उसके गैसेस 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन और एनायन से बनते हैं, तो इस केस में जो एनर्जी निकलती है बेटा, इस निकलने वाले एनर्जी को बोला गया है यू। यू इज कॉल्ड एज ए लैटिस एनर्जी ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड, राइट। तो ये होगी बेटा लैटिस एनर्जी। अगर इस लैटिस एनर्जी जो मैंने निकली है यू, ये हो गया, दैट इज ए लैटिस एनर्जी। अब हो सकता है NaCl बनाने का और एक फॉर्म हो सकता है बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये सोडियम है, अपने सॉलिड फॉर्म में है बेटा। ये क्लोरीन है, ये अपने गैसेस फॉर्म में है। अब ये सॉलिड सोडियम क्लोरीन गैस अगर दोनों एक दूसरे को कंबाइन करा लो तो आपको क्या आएगा बेटा? 1 मोल ऑफ सॉलिड NaCl क्रिस्टल आ गया। तो इसको बैलेंस कराने के लिए इसको 1/2 दे दो, और इस केस में जो एनर्जी लिबरेट होती है बेटा उसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो दो अलग अलग है। आपने यहाँ भी 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल NaCl बनाया, आपने यहाँ भी 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल NaCl बनाया, लेकिन ये बनाने के लिए आपने किसकी यूटिलाइज किया बेटा? 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन 1 मोल ऑफ गैसेस एनायन, तब जाके आपको 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल आया। और इस केस में एनर्जी जो लिबरेट होती है उसको आपने बोला है UNaCl, कॉल्ड एज ए लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। लेकिन ये 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए बेटा, ये 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए आपने 1 मोल ऑफ सॉलिड सोडियम लिया, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस लिया, और आपने ये सॉलिड क्रिस्टल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बना लिया। इट इज कॉल्ड एज ए डेल्टा HF। बेटा डेल्टा HF इज कॉल्ड एज ए व्हाट? हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो सुनो, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है और लैटिस एनर्जी क्या है? तो डेफिनेशन ऐसे लिखते बेटा, लैटिस एनर्जी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, सुन लो बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड, लिबरेट ही हो रही है ना भाई, प्लस UNaCl, मतलब अगर मुझे डेल्टा H के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा? माइनस ऑफ UNaCl। अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड कब बेटा? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन एंड एनायन। बेटा एक एक मोल ऑफ गैसेस कैटायन एनायन से 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल जब बनता है और जो एनर्जी लिबरेट करती है उसे बोला गया है लैटिस एनर्जी ऑफ दैट आयनिक कंपाउंड, राइट। अब बोलेंगे व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखो बेटा मैं लिख रहा हूँ डेल्टा HF कॉल्ड एज ए व्हाट? हीट ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों को ये डिफरेंसेस अगर मालूम हो जाए ना तो बेटा उनके क्वेश्चंस है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाते हैं। व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब इसको लिखना बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड
amount of energy liberated during the formation of, but amount of energy liberated during the formation of 1 mole of ionic crystal, अब भी 1 mole of ionic crystal ही बना, 1 mole of ionic crystal from its, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, from its constituent element, from its constituent elements। बेटा constituent elements का मतलब होता है एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में हो। आपको अगर NaCl बनाना है तो Na सोडियम का स्टेबल फॉर्म क्या है बेटा? सोडियम का स्टेबल फॉर्म है सॉलिड। क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म क्या है बेटा? क्लोरीन का स्टेबल फॉर्म है Cl2 गैस। तो देखो ये वाला आयनिक कंपाउंड जो आपने बनाया है ये उसके स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट से बनाया है, और जब स्टेबल फॉर्म ऑफ द एलिमेंट से जब वो 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनता है तो एनर्जी जो आप लिबरेट करते हो दैट इज कॉल्ड एज ए व्हाट? हीट ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बनाने के लिए बेटा अगर आपने 1 मोल ऑफ इट्स गैसेस कैटन एंड 1 मोल ऑफ इट्स गैसेस एनायन लेते हो तो उस केस में एनर्जी जो लिबरेट होती है दैट लिबरेटेड एनर्जी कॉल्ड एज ए व्हाट? लैटिस एनर्जी। राइट, ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। बेटा अभी लैटिस एनर्जी हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो तो लैटिस एनर्जी निकालने का एक तरीका है दैट विल बी कॉल्ड एज ए बॉर्न हैबर साइकिल। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बात आती है बेटा हाउ टू डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी। तो हम लिखेंगे लैटिस एनर्जी कैन बी डिटरमाइंड बाय बॉर्न हैबर साइकिल। आप ये बॉर्न हैबर साइकिल है बेटा उस पर डिटरमाइन करती है। दूसरी बात, ये जो बॉर्न हैबर साइकिल ये है क्या? तो बोलेंगे बेटा आपका ये जो बॉर्न हैबर साइकिल है BHC बॉर्न हैबर साइकिल इट डिपेंड्स ऑन हेस लॉ। ये डिपेंड किस पे करेगा सर? इट डिपेंड्स ऑन दी हेस लॉ। बात आती है सर हेस लॉ क्या है? तो ये भी देखेंगे बेटा व्हाट इज द हेस लॉ। अब हेस लॉ का मतलब होता है एनर्जी चेंजेस इन वन स्टेप इज इक्वल टू एनर्जी चेंजेस इन द सेवरल स्टेप। देखिए बेटा एनर्जी चेंजेस इन वन स्टेप इज इक्वल टू एनर्जी चेंजेस इन सेवरल स्टेप। अब मैं आपको सबसे पहले हेस लॉ सिखा दूं, बाद में अपन NaCl देखेंगे। अब हेस लॉ क्या है देखिए, अगर मुझे A से B बनाना है बेटा तो A से B बनाने के लिए एनर्जी चेंज डेल्टा H हो रही है। मतलब ये आपका डायरेक्ट स्टेप है, बेटा इनडायरेक्ट क्या है? आपने A से C बनाया, एक काम करो ना A से D बनाने के लिए हुए बेटा आपने A से B बनाया, फिर B से C बनाया और फिर C से D बनाया। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इनडायरेक्ट स्टेप है बेटा। इनडायरेक्ट स्टेप A से B आने को आपको H1 लग गया, B से C आने को आपको H2 लग गया और C से D पे आने के लिए आपको H3 लग गया। तो अगर आप हेस लॉ लगाते हो, अगर आप A/Q मतलब अकॉर्डिंग टू हेस लॉ बेटा अगर आप हेस लॉ लगाते हो, उन्होंने क्या बोला? एनर्जी चेंजेस इन द वन स्टेप। बेटा वन स्टेप में कितनी एनर्जी थी आपकी? डेल्टा H इक्वल टू एनर्जी चेंजेस इन सेवरल स्टेप बेटा A से B आ गए डेल्टा H1, B से C आ गए डेल्टा H2, C से D गए तो डेल्टा H3। बेटा जितनी एनर्जी एक स्टेप में आपकी खर्चा होगी या जो भी चेंज होगी वो सारे सम ऑफ द एनर्जी को मिला लो, द सेम एनर्जी वी आर गेटिंग हियर। मतलब एनर्जी चेंजेस इन द वन स्टेप इज इक्वल टू एनर्जी चेंजेस इन द सेवरल स्टेप। ये है बेटा अपना हेस लॉ। चलो इसी हेस लॉ का कंसेप्ट हम लोग अभी NaCl की लैटिस एनर्जी निकालने के लिए यूज करेंगे। कैसे? देखिए बेटा मैं दे रहा हूं, एनर्जी चेंजेस इन द वन स्टेप इज इक्वल टू एनर्जी चेंजेस इन द सेवरल स्टेप। तो हो सकता है मेरे पास एक डायरेक्ट स्टेप है बेटा NaCl बनाने का, हो सकता है मेरे पास एक डायरेक्ट स्टेप है। कैसा? सॉलिड सोडियम होगा बेटा, हाफ मोल ऑफ क्लोरीन की गैस होगी, सॉलिड सोडियम हाफ मोल ऑफ क्लोरीन गैस, दोनों को मिला लो तो मुझे NaCl सॉलिड आ रहा है। और आप अभी भी जानते हो बेटा, मैंने अभी भी आपको बताया था क्या, अगर आपका 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है, डू यू नो व्हाट इज द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट?
बेटा एलिमेंट अपने स्टेबल फॉर्म में होते हैं उसको कहते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। अगर कोई भी 1 मोल ऑफ कंपाउंड आपके उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनता है तो ऐसे केस में जो एनर्जी लिबरेट करेगी आप उसको क्या बोलोगे बेटा? हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये 1 स्टेप वाली हो गई, डायरेक्ट स्टेप। चलो इनडायरेक्ट स्टेप देखेंगे बेटा। इनडायरेक्ट मतलब सेवरल स्टेप वाले केस होते हैं ना, उसको देखेंगे कैसे है भाई। इनडायरेक्ट स्टेप मतलब सॉलिड सोडियम से आपने गैसेस सोडियम बनाया होगा। बेटा आप जानते हो सॉलिड से गैस पे आने के लिए सब्लिमेशन ऑफ सोडियम कहते हैं, राइट। क्लोरीन मॉलिक्यूल था बेटा, मॉलिक्यूल का एटम बना लिए। तो मॉलिक्यूल का एटम बनाने के लिए एनर्जी लगती है, उसको डिसोसिएशन कहते हैं। बेटा ये हाफ मोल है तो डिसोसिएशन भी d/2 होगा। किसकी बेटा? d/2 क्लोरीन का। अब ये गैसेस सोडियम में आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 1 मोल ऑफ सोडियम गैसेस कैटायन बन गया। तो इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। बेटा उस तरह से 1 मोल ऑफ क्लोरीन जो गैस था उसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिए और आपने 1 मोल ऑफ गैसेस क्लोराइड आयन बना लिए, तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने को आपने बोलते हो एफिनिटी ऑफ द क्लोरीन, है ना बेटा। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम इज कॉल्ड इट्स एफिनिटी। अब देखो 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन आपको मिल गए हैं, तो दोनों को पकड़ के आप सीधा 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बना लिए। तो ये जब बनाओगे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लिबरेट करेगी इसको आप क्या कहते हो बेटा? दैट इज कॉल्ड एज ए लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, और यही तो अपने को निकालना है। अब आप बताइए बेटा, आप यहाँ पर हेस लॉ लगाइए। कैसे? देखो मैं लगा रहा हूँ A/Q अकॉर्डिंग टू हेस लॉ। बेटा अगर आप हेस लॉ लगाते हो तो एनर्जी चेंजेस इन द 1 स्टेप, ये वाला है 1 स्टेप की एनर्जी, इक्वल टू एनर्जी चेंजेस इन द सेवरल स्टेप। क्या क्या है बेटा? सब्लिमेशन ऑफ सोडियम प्लस आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम प्लस डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन जो कि d/2 था, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, दिख रही बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन प्लस U इज द लैटिस एनर्जी। और आपको U ही निकालना है, U मतलब लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl इक्वल टू डेल्टा HF की वैल्यू माइनस सब्लिमेशन ऑफ सोडियम माइनस आयनेशन ऑफ सोडियम माइनस d/2 और ये माइनस एफिनिटी वैल्यू। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, आपको क्या आएगा? आपको लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछते बट हमारी NCERT में दिया हुआ है, तो ये है बेटा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अगर आपको NCERT में दिया है तो मैंने आपको बताना है कि लैटिस एनर्जी का एक्चुअल मतलब क्या होता है और लैटिस एनर्जी को हम निकालते कैसे है बेटा। सबसे पहले लैटिस एनर्जी का एक्चुअल मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि 1 मोल ऑफ gaseous cation and 1 mole of gaseous anion combine to form 1 mole of ionic crystal is called its lattice energy, and it can be determined by the Born-Haber cycle बेटा। and Born-Haber cycle डिपेंड कर रहा है किस पे? हेस लॉ पे। अब हेस लॉ क्या है? दैट इज एनर्जी चेंजेस इन द 1 स्टेप इज इक्वल टू एनर्जी चेंजेस इन बेटा सेवरल स्टेप। उसके हिसाब से मैंने डायरेक्ट स्टेप में एक बता दिया एंड सेवरल स्टेप में आपको बता दिया। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ हमने लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl निकाल दिया है, राइट। चलो बेटा यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा यहां पर ये जो मैंने आपको अभी बताया इट इज ए डिटरमाइन द लैटिस एनर्जी बाय द बॉर्न-हैबर साइकिल, और ये ऐसे क्वेश्चन IIT मेंस में पूछे जाते हैं, नीट में नहीं आते हैं। अब हम एक काम करेंगे, लैटिस एनर्जी से आप मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? बेटा लैटिस एनर्जी से मतलब लैटिस एनर्जी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, तो वो पार्ट हम देखेंगे अभी। 1 सेकेंड, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वन मोर थिंग। बेटा हमारे केमिस्ट्री में एक रूल होती है, किसी भी मॉलिक्यूल को अगर आपकी किसी भी मॉलिक्यूल की अगर स्टेबिलिटी आपको चेक करना है तो आप चेक करते हो बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल। वो कंसेप्ट पुराना था बेटा, नया कंसेप्ट है एनर्जी से देखो। जिसके पास एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आई रिपीट अगेन एंड अगेन बेटा, जिसके पास एनर्जी जितनी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। चलो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल यहाँ पर क्लास में करा के दूँ, फिर मैं सीधा NaCl पे ले चलूँ कि लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट आप कैसे बताओगे। सुनो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है मेरे पास। बेटा ये कंपाउंड A है, गैसेस फॉर्म में है। ये कंपाउंड B है बेटा, ये भी गैसेस फॉर्म में है। तो 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन 1 मोल ऑफ गैसेस एनायन, और ये मिलके मुझे 1 मोल ऑफ आयनिक
कंपाउंड बना के दिया है, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बना के दे दिया है, राइट, वेरी गुड। और इस केस में एनर्जी जो लिबरेट कर रही है, लेट अस से लैटिस एनर्जी ऑफ ए बी, बेटा इस केस में लिबरेट कर रही है -100 किलो कैलोरी पर मोल, कुछ तो वैल्यू ले लो आप। सेकंड एग्जांपल देखिए बेटा, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन है, ये 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन है, और गैसियस कैटायन एनायन से ऑब्वियसली आपको 1 मोल ऑफ एक आयनिक कंपाउंड मिल रहा है, और इस केस में एनर्जी जो लिबरेट कर रही है वो होगी समवॉट कॉल्ड एज ए -10 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। ये एनर्जी बेटा यहाँ से लिबरेट कर रही है कितनी बेटा, 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन एंड 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन से 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन, 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन, फिर बेटा 1 मोल ऑफ आयनिक गैसियस आयनिक कंपाउंड, ये मुझे मिल गई है। अब मुझे आपको ये बताना है बेटा, इसमें देखिए अगर इन दोनों केस में मुझसे पूछा गया कंपाउंड ए बी और सी डी में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है बेटा, अगर हमसे पूछा जाए कंपाउंड ए बी और सी डी में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, तो बेटा स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड अगर आपको बताना है तो आप ऐसे बताओ, देखो कैसे, जो कंपाउंड बनने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर गई, जो भी कंपाउंड बनने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर गई बेटा, वो वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। तो देखो ए बी बनने के लिए इसने एनर्जी ज़्यादा लिबरेट कर गया, मतलब इसके पास बची हुई एनर्जी सबसे कम है, और सी डी बनते वक्त में इसने एनर्जी कम लिबरेट कर गया, मतलब इसके पास बची हुई एनर्जी ज़्यादा है। तो आप बोल सकते हो बेटा यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड ए बी है वो हमारा कंपाउंड सी डी से ज़्यादा स्टेबल होगा, दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ ए बी विल बी मोर दैन द स्टेबिलिटी ऑफ द सी डी। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ पढ़ाने वाला हूँ कि स्टेबिलिटी का रूल कभी भी अगर आपको चेक करना है तो स्टेबिलिटी का रूल बेटा कभी भी एनर्जी से चेंज करो। कैसे, जितनी कम एनर्जी मॉलिक्यूल के पास होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल कहलाएगा, और जिस कंपाउंड के पास जितनी कम एनर्जी होगी उस कंपाउंड को ज़्यादा स्टेबल कंसिडर किया जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? स्टेबिलिटी का रूल कभी भी चेक करने के लिए हमको यही देखा जाता है बेटा, दैट इज़ अ एनर्जी कंसेप्ट। और एक बार देख लीजिए, मैंने एग्जाम्पल जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन, क्योंकि इसी से बेटा हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। और एक बार बताने जा रहा हूँ, देखिए मैंने क्या किया, 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन, 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन, 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, लैटिस एनर्जी कितनी निकली बेटा, -100। 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन, 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन, 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, और ये बनने के लिए इतनी एनर्जी लिबरेट कर गई। बोलो एनर्जी सबसे ज़्यादा लिबरेट कहाँ कर गई सर? फर्स्ट केस में। क्यों बेटा? इतनी लिबरेट कर गई, बची एनर्जी बहुत कम होगी, और ये बनने के लिए एनर्जी कम लिबरेट कर गई, मतलब इसके बाद बची हुई एनर्जी ज़्यादा है। और अभी हमारा केमिस्ट्री का रूल तो यही बोलता है, जिसके पास एनर्जी कम हो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। ए बी और सी डी में हम बोलेंगे सर ए बी के पास एनर्जी कम है, क्यों? एनर्जी ज़्यादा लिबरेट कर गया भाई, जितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर गया बचे हुए कंपाउंड या मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा दूसरे मॉलिक्यूल के कंपेयर में या कंपाउंड के कंपेयर में वो वाला मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। इज इट क्लियर? तो ये जो मैंने कंसेप्ट आपको दिया, ये कंसेप्ट था बेटा बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी एंड एनर्जी चेंजेस पे। लेकिन अब मैं आपको जो देने जा रहा हूँ वो है लैटिस एनर्जी का जो पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो लैटिस एनर्जी वो दैट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब कौन से 2 फॉलोइंग फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेंगे हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज फैक्टर्स ऑन विच लैटिस एनर्जी डिपेंड। सर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करता है? तो पहला सबसे अच्छा बेस्ट फैक्टर है भाई चार्ज। चार्ज इज द वन ऑफ द फैक्टर वेयर द लैटिस एनर्जी डिपेंड। और आप बोल सकते हो बेटा इसमें चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। और सेकंड फैक्टर दैट इज अबाउट कॉल्ड एज ए साइज, और साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी। लेकिन कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं बेटा कि ये वाला क्वेश्चन चार्ज से सॉल्व हो गया, मतलब लैटिस एनर्जी के लिए चार्ज से सॉल्व हो गया, ये वाला क्वेश्चन लैटिस एनर्जी की ऑर्डर पता करने के लिए साइज से सॉल्व हो गया। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा, वो एक क्वेश्चन में आपको
चार्ज से एक आंसर आएगा और आपके साइज से एक आंसर आएगा। ऐसे केस में हमेशा याद रखो डोमिनेंट फैक्टर हमारा चार्ज कहलाएगा। डोमिनेंट फैक्टर हमारा क्या कहलाएगा बेटा? चार्ज कहलाएगा। लेट अस से मैं कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूँ। अगर मेरे पास कुछ एग्जांपल्स दिए और मुझसे पूछा गया कि कंपेयर द लैटिस एनर्जी और अरेंज द लैटिस एनर्जी की ऑर्डर। देखो बेटा, ये एक सोडियम फ्लोराइड है, दूसरा मैग्नीशियम फ्लोराइड है और तीसरा एल्यूमिनियम फ्लोराइड है, और मुझसे पूछा गया भाई ये लैटिस एनर्जी की ऑर्डर में लगाओ। तो सबसे पहला काम क्या करो, जो चीज़ कॉमन है उसको उड़ा लो। फ्लोराइड कॉमन है, उड़ा लो। फ्लोराइड फ्लोराइड कॉमन है, तो बचे क्या बेटा आपके पास? Na का प्लस, Mg का +2 और बेटा एल्यूमिनियम का +3। अब आप मुझे बताओ +1 +2 +3 क्या बेटा इनकी चार्जेस सेम है कि डिफर है? ऑब्वियसली सर चार्ज डिफर है। तो बेटा आप चार्ज पे चले जाओ और चार्ज पे देखो, जितनी ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। एल्यूमिनियम की चार्ज +3, सोडियम की चार्ज +1, मतलब एल्यूमिनियम की चार्ज सबसे ज़्यादा। बेटा जितनी ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। हेंस ये वाला क्वेश्चन हमने जो सॉल्व किया, वी हैव सॉल्व इट बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? चार्ज के कंसेप्ट में हमने सॉल्व कर दिया। लेकिन यही दूसरा सवाल देखिए, दूसरा जहाँ पर मैं लूँगा बेटा, यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड ले लो, मतलब ऑक्साइड, ऑक्सीजन को कॉमन कर दिया बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लो और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लो, दैट इज Al2O3। और मुझसे पूछा गया भाई इसकी लैटिस एनर्जी की ऑर्डर अरेंज करो। तो आपको दिख ही रहा होगा ऑक्साइड 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 सारे बेटा आपके एनायन कॉमन आ गए, सारे एनायन बेटा क्या आ गए यहाँ पर? कॉमन आ गए। मतलब ऑक्साइड 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 कॉमन है तो उड़ा लो, बचा गया बेटा सोडियम की आयन, फिर बेटा मैग्नीशियम का आयन और फिर क्या आ गया? एल्यूमिनियम का आयन। आप बच्चों को दिख रहा होगा ये +1 चार्ज है, +3 चार्ज है, चार्ज डिफर है। जितनी ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। एल्यूमिनियम की चार्ज सबसे ज़्यादा, मतलब Al2O3 की लैटिस एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा। और बेटा ये भी ऑर्डर आपने सॉल्व किया बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? बेस्ड ऑन द चार्ज। समझ में आ रहा है लैटिस एनर्जी की ऑर्डर निकालने का रूल? तो लैटिस एनर्जी से आप करने क्या वाले हो वो आपको आगे समझ में आएगा। फिलहाल लैटिस एनर्जी के बारे में तो समझ लो और लैटिस एनर्जी निकालना सीख लो। मैं और एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ, लिथियम ऑक्साइड एंड लिथियम नाइट्राइड वाला। ये सबसे ज़बरदस्त एग्जांपल है बेटा। ये लिथियम ऑक्साइड है और ये आपका लिथियम नाइट्राइड है, और हमसे पूछा गया भाई इनकी लैटिस एनर्जी की ऑर्डर बताइए। सर लिथियम लिथियम तो कॉमन है, भगा दो। रहा क्या? ऑक्सीजन का ऑक्साइड और रहा बेटा नाइट्रोजन का नाइट्रेट N3-। अब बताओ क्या बेटा इनकी चार्जेस सेम ही कि डिफर है? सर डिफर है। किसकी चार्ज ज़्यादा? N की ज़्यादा। बेटा जितनी ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। वही तो देखा है ना, -2 -3, जितनी ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी। सर ये वाला भी काम हमारा चार्ज से ही सॉल्व हो गया। क्यों भाई? साइज से है नहीं है बेटा, मैं दूंगा आपको। अब देखो मुझसे पूछा गया NaCl सोडियम क्लोराइड, बेटा मुझसे पूछा गया KCl पोटेशियम क्लोराइड, और हमसे पूछा गया भाई इनकी लैटिस एनर्जी की ऑर्डर बना के दो। आपको दिख रहा बेटा क्लोराइड क्लोराइड सेम है, भगा दो। बचा क्या आपके पास? Na का प्लस चार्ज और पोटेशियम का प्लस चार्ज। अब बताओ क्या बेटा Na का प्लस K का प्लस चार्ज सेम ही कि डिफर है? सेम है। सर चार्ज अगर सेम हो जाए तो बचा क्या? साइज। आप बताओ Na और K में किसकी साइज बड़ी? पोटेशियम की साइज बड़ी है बेटा, क्योंकि आप जानते हो डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। लिथियम सोडियम पोटेशियम रोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, इसकी साइज बड़ी। जितनी ज़्यादा साइज हो उतनी कम लैटिस एनर्जी होगी। हैंस NaCl की लैटिस एनर्जी KCl से ज़्यादा है। तो ये वाला आपने सॉल्व किया बेस्ड ऑन व्हाट बेटा? यू हैव सॉल्व्ड इट बेस्ड ऑन द साइज। चलो ये चार तो अच्छे एग्जाम्पल्स थे, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल थे, बट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये वाला है जो बोर्ड पे लिखने जा रहा हूँ। बेटा यहाँ पर हमें पूछा गया सोडियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए एक दिया सोडियम फ्लोराइड और एक दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, और इनकी लैटिस एनर्जी करने को पूछा गया। एक बच्चा बोला Na का प्लस Mg का +2, इसके हिसाब से चले चार्ज ज़्यादा, इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा एंड इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, व्हाट बेटा? बेस्ड ऑन द चार्ज। एक बच्चा बोला नहीं सर F की माइनस
और Cl जो है Cl का माइनस, Cl की साइज बड़ी, ग्रेटर द साइज लेस द लैटिस एनर्जी, और ये आपको साइज से आंसर आ रहा है। तो आप अभी कंफ्यूजन में पड़ गए कि सर क्या MgCl2 की लैटिस एनर्जी NaF से ज़्यादा या NaF की लैटिस एनर्जी MgCl2 से ज़्यादा। तो ऐसे केस में मैंने बताया डोमिनेंट फैक्टर हमेशा क्या रहेगा बेटा, चार्ज इज अ डोमिनेंट फैक्टर। तो चार्ज को पकड़ के चलना बेटा हमेशा, इसका मतलब आपका ये साइज डोमिनेंट फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब आपका ये चार्ज डोमिनेंट फैक्टर है। आप बोलो सर MgCl2 की लैटिस एनर्जी NaF से ज़्यादा है। इस तरह से बेटा ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि लैटिस एनर्जी क्या था। मैंने डेफिनेशन क्लियर कर दिया था, 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन कंबाइनिंग विथ 1 मोल ऑफ गैसेस आयन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बना रहा है बेटा। वो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनते वक्त में आपने देखा कि उसके आयन्स इन्वॉल्व हो गए, 1 मोल ऑफ गैसेस कैटायन 1 मोल ऑफ गैसेस आयन, और जो एनर्जी लिबरेट करती है वो होती है लैटिस एनर्जी। सर लैटिस एनर्जी डिटरमाइन करने का रूल तो अपन देख लिए, एग्जाम में नहीं पूछता है। हाँ ये पूछता है कि लैटिस एनर्जी डिपेंड किस पे करता है, और लैटिस एनर्जी आप बताओगे क्या बताओगे बेटा, जो कंपाउंड बनते वक्त मैक्सिमम एनर्जी लिबरेट कर गया, बची हुई एनर्जी जितनी कम होगी वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सर लैटिस एनर्जी ऐसे कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो सर लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन दिस 2 फैक्टर। कौन से बेटा, चार्ज एंड साइज। लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन रहेगा, चार्ज। कैसे, ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर द लैटिस एनर्जी बट ग्रेटर द साइज लेस द लैटिस एनर्जी। और इस पे मैंने आपको ये 4 एग्जाम्पल के साथ में ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये वाला दे दिया, जिसमें बेटा आपको 2 आंसर आ रहे थे। एक तो चार्ज से भी आ रहा था और एक तो साइज से भी आ रहा था। लेकिन मैं पहले से बताते आ रहा हूँ बेटा, हमेशा चार्ज इज अ डोमिनेंट फैक्टर ओवर द साइज। तो जो आंसर आपको चार्ज से आएगा वही पकड़ो, साइज का नहीं पकड़ना। ऐसा मैंने बोला नहीं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव्ड हुआ है। एक्सपेरिमेंटली जो प्रूव्ड हुआ है वो क्या प्रूव हुआ है बेटा, कि चार्ज से जो आपने लैटिस एनर्जी कंपेयर किया वो एक्सपेरिमेंटल भी प्रूव्ड है। इसीलिए हमेशा बोला गया है कि चार्ज इज अ डोमिनेंट फैक्टर ओवर द साइज। और इस तरह से आप कोई भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड दिए हो उनके आप लैटिस एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हो, राइट। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा अभी जो हमने लैटिस एनर्जी डिस्कस की है, अब कंटिन्यूटी पार्ट उससे मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में ले जा रहा हूँ, दैट इज ए फजान्स रूल। एक्चुअली फजान्स रूल क्या होता है, लैटिस एनर्जी क्या होता है। एक्चुअली लैटिस एनर्जी से आपको क्या पता लगा बेटा, कि कोई भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी कितनी होती है। अगर मेरे पास कुछ आयनिक कंपाउंड दे दे और मुझसे पूछा जाए कि भाई इसकी लैटिस एनर्जी किसकी सबसे ज़्यादा है, तो आपको तो इतना क्लैरिटी आ ही गया होगा ना, जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा हो वो मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी लेफ्ट कम होगी और वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखे बेटा, अभी भी हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि ये वाला एग्जाम्पल था, क्या था, एक NaCl था और एक KCl था, और मुझसे पूछा गया सर इसमें लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो मैंने यही बताया ClCl कॉमन निकालो, बचा क्या बेटा, Na का प्लस और K का प्लस। सर दोनों की चार्ज तो सेम है, साइज को ढूंढो, इसकी साइज बड़ी मतलब लैटिस एनर्जी कम। हम बोलेंगे सर NaCl की लैटिस एनर्जी KCl से ज़्यादा, मतलब NaCl बनते वक्त मोर एनर्जी लिबरेट कर गया। आप देखो बेटा, NaCl बनते वक्त मोर एनर्जी लिबरेट कर गया, मतलब NaCl के पास बची हुई एनर्जी कम होगी, मतलब NaCl हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मुझसे पूछा गया इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, तो भाई सीधी सीधी बात है, NaCl की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर गया, लेफ्ट एनर्जी कम होगी, लेफ्ट एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मतलब एक रूल फिर निकल के आ गया, क्या, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। ये एक रूल निकल के आ गया, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया था, देखो बेटा कि मेरे पास एक 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन था, 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन था, और दोनों को मिला के मैंने 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल बना लिया। और इस केस में एनर्जी जो भी मेरी होगी UAB की जो भी वैल्यू होगी मैंने -100 कर दिया। दूसरा बेटा 1 मोल ऑफ गैसियस कैटायन है, 1 मोल ऑफ गैसियस एनायन है, और दोनों को मिला के मैंने एक आयनिक क्रिस्टल बना लिया, दैट इज UCD इक्वल टू -10। तो देखो बेटा AB बनते वक्त में ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर गया, मतलब AB के पास एनर्जी कम होगी, और CD बनते वक्त में एनर्जी कम लिबरेट कर गया,
तो इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी। हमने अब तक यही रूल सीखा है बेटा, जिस मॉलिक्यूल या कंपाउंड के पास बची हुई एनर्जी कम होगी वो मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा। तो भाई ऑब्वियसली बोलो ना, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो NaCl और KCl की लैटिस एनर्जी कंपेयर कर लिए, कंपेयर किए तो आपको क्या मिल गया, स्टेबिलिटी की ऑर्डर मिल गई। तो NaCl विल बी बिकम मोर स्टेबल दैन दैट ऑफ KCl। तो सर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो तो गया, लेकिन अब बात आती है बेटा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे ढूंढना, क्योंकि ये वाला पार्ट अलग से था जो मैंने आपको पढ़ा दिया, दैट इज अ लैटिस एनर्जी के कंसेप्ट वाला। क्योंकि लैटिस एनर्जी से आप क्या पता करने वाले हो भाई, लैटिस एनर्जी से ये पता करने वाले हो कि मॉलिक्यूल कितना ज़्यादा स्टेबल है। देखो आपने क्या क्या सीखा है, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी भी होगी, राइट। दूसरा भाई, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा आयनिक नेचर का होगा। अब बच्चों को डाउट आता है सर ये कैसे हो गया, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा आयनिक नेचर कैसे हो गया। तो सुनो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हो गया। भाई मेरे पास एक कंपाउंड A है और ये कंपाउंड B है, A है और B है। बेटा A पे एक पॉजिटिव और B पे एक नेगेटिव, तो सर इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है, और आप बोलो इट इज़ ए बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड इज कॉल्ड एज ए आयनिक बॉन्ड एंड कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए आयनिक कंपाउंड। अच्छी बात है ना बेटा, प्लस एंड माइनस, अच्छी बात है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं बेटा, ये मेरे पास एक कंपाउंड CD वाला ले लो, C। अब सर इसमें मेरे पास दो पॉजिटिव है और D इसके पास मेरे पास दो नेगेटिव है। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा होने से अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा, तो बॉन्ड भी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, द बॉन्ड इज आल्सो द मोर आयनिक। तो आपने क्या देखा बेटा, जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी मॉलिक्यूल उतना करीब आएगा, मीन्स अपोजिटली चार्ज है उतने करीब आएंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इतना था, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव और करीब आ गया, तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव चिपक जाएगा, मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। बेटा अट्रैक्शन जितना ज़्यादा आयनिक नेचर भी उतना ज़्यादा। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आयनिक नेचर होगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज में आ जाएंगे, सर ये +1 ये +2। बेटा जितनी ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा ये बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा बेटा, और बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। बेटा स्ट्रांग बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन भी बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा होगा, इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि नेचर सबसे ज़्यादा आयनिक हो जाएगा। तो आपने ये भी याद रखना है भाई, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी एज वेल एज लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक नेचर। लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्टर्स भी काम करते हैं बेटा, वो फैक्टर्स आपको कुछ एक्सेप्शनल आंसर्स भी देंगे, पर ऐसा बुक में लिखा हुआ नहीं है। बुक में क्या लिखा हुआ है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब ये वाला जो कंसेप्ट मैंने बोर्ड पे लिखा के दिया बेटा, ये कंसेप्ट को थोड़ा सा आपको मैं और क्लियर करना चाहूँगा इन द फॉर्म ऑफ NaCl के फॉर्म में। देखो बेटा जब भी आप NaCl बनाते हो तो एक Na का पॉजिटिव चार्ज होता है और एक Cl का नेगेटिव चार्ज होता है, और इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। आई होप आप फिजिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मालूम है दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट F इज इक्वल टू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। मतलब एक तो कांस्टेंट K आएगा इंटू चार्ज Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ये तो आप बच्चे सबको याद होगा। तो बेटा F इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नथिंग बट अ लैटिस एनर्जी एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, चार्ज, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, साइज। वही तो लिखा मैंने, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, चार्ज, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या थी बेटा, साइज। और लैटिस एनर्जी से क्या बताओगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी लिबरेट कर गई मॉलिक्यूल के पास बची हुई एनर्जी कम होगी, और जिस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कम होगी वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल कहलाएगा, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा आयनिक नेचर का कहलाएगा। इज इट क्लियर बेटा? ये पूरा कंसेप्ट जो मैंने दिया लैटिस एनर्जी का क्यों दिया, कंपाउंड में आयनिक नेचर अगर पूछता है, अगर आपको आयनिक नेचर पता करने का ना एक रूल है, आई होप आपको याद होगा, मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने दिया था। कैसे था बेटा,
ये देखिए ऐसे है। अगर आपसे पूछा जाए भाई इसमें से सबसे ज़्यादा आयनिक नेचर किसका ज़्यादा है, तो आपको एक छोटा सा ट्रिक मैंने दिया था प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपके पास याद होगा तो ठीक, नहीं तो सीख लो अभी। आयनिक नेचर के लिए देखा जाता है बेटा, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। याद रखो बेटा, एक होता है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। मेटल कैसा हो तो बोलो मोर मेटालिक हो, और नॉन मेटल कैसा हो तो बोलो इट इज़ ए मोर नॉन मेटालिक हो। बेटा जितना ज़्यादा मोर मेटालिक, जितना ज़्यादा मोर नॉन मेटालिक, वो बॉन्ड उतना ज़्यादा आयनिक, एंड कंपाउंड विल बिकम ए मोर आयनिक इन नेचर। अब इसका एक रूल सिखा दूं मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टेबिलिटी से आयनिक नेचर पढ़ाया है जो कि किसी बुक में नहीं है, पर मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं। पर बच्चों को अगर आयनिक नेचर पता करना है तो एक छोटा सा ट्रिक है बेटा, आयनिक नेचर किसकी ज़्यादा, तो हमेशा देखो एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, मेटल शुड बी मोर मेटालिक, नॉन मेटल शुड बी मोर नॉन मेटालिक। एग्जाम्पल देखिए भाई, ये वाला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, हमसे पूछा भाई मोर आयनिक नेचर ढूंढो। तो पहला तो ये काम कर लो, जो जो आपके कॉमन है उसको उड़ा लो। फ्लोरीन 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 जो कॉमन है उनको हटा दो बेटा, वो अपने काम के है ही नहीं। जो काम के नहीं है उनको निकालो। क्या बचा बेटा अभी आपके पास, लिथियम का Li+, सोडियम का Na+, और K का K+, और Rb का Rb+। आयनिक नेचर अगर आपसे पूछता है तो मेटल ढूंढो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में विच इज़ मोर मेटालिक। बच्चा जानता है रुबिडियम इज अ मोर मेटालिक बिकॉज डाउन दी ग्रुप मेटालिक नेचर इंक्रीजेज बेटा, तो ये मोर मेटालिक हो गया। और आपका फ्लोरीन 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 कॉमन, लेना देना ही नहीं है, सारे नॉन मेटल सेम है, तो भाई ये मोर मेटालिक ले लो, मोर नॉन मेटालिक ले लो। तो RbF इज ए मोर आयनिक देन द KF देन NaF देन द LiF। ये है बेटा मेटालिक नेचर पता करने का रूल। इतना ही नहीं, इससे थोड़ा हटके भी अगर आप देखना चाहो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, इससे हटके भी अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो ये एग्जाम्पल देख सकते हो बेटा। एक ले लो NaF, एक ले लो NaCl, बेटा एक ले लो NaBr, और एक ले लो NaI। और आपसे पूछा जाए भाई इसमें आयनिक नेचर सबसे ज़्यादा किसकी, तो जब भी आयनिक नेचर पूछे तो ये ट्रिक याद रखो, मेटल शुड बी मोर मेटालिक, नॉन मेटल शुड बी मोर नॉन मेटालिक। बेटा मेटल शुड बी मोर मेटालिक एंड नॉन मेटल शुड बी मोर नॉन मेटालिक। कैसे, अब देखो सोडियम 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 सोडियम, तो सोडियम तो कॉमन है, हमारे काम का है बेटा, नहीं है। अब बचा क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब बोलो विच इज ए मोर नॉन मेटालिक इन नेचर, आप ही बताइए बेटा। सोडियम 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 कॉमन है, हटा दो, मेटल सेम है। नॉन मेटल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, विच इज ए मोर नॉन मेटालिक। सर फ्लोरीन इज ए मोर नॉन मेटालिक, मतलब मोर मेटालिक, मोर नॉन मेटालिक बिकम ए मोर आयनिक देन NaF देन NaCl देन NaBr एंड देन NaI। मतलब आपका NaF बिकम ए मोर आयनिक और इसमें RbF बिकम ए मोर आयनिक। मतलब जब भी आयनिक नेचर ढूंढना है तो रूल यही लगाओ, एक मेटल हो एक नॉन मेटल हो, मेटल शुड बी मोर मेटालिक, नॉन मेटल शुड बी मोर नॉन मेटालिक। दूसरा बेटा इसमें जब भी आयनिक नेचर देखना है तो यही रूल लगाओ। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी से आता है ना तो ढूंढो बेटा जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा उसकी आयनिक नेचर भी ज़्यादा। पर 90% क्वेश्चन बनते हैं और इससे आपके 100% क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। ले लो बेटा यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा ये जो मैंने आज का यहाँ पर कंप्लीट किया है दैट इज़ ओनली बेस्ड ऑन द लैटिस एनर्जी। हम एक काम करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको व्हाट इज़ अबाउट द हाउ टू आइडेंटिफाई द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। मतलब अगर आपको आयनिक कंपाउंड मिल जाए ना तो कभी भी नहीं बोलना वो कंपाउंड आपका 100% आयनिक होगा। नहीं बेटा, हमारे केमिस्ट्री का रूल है कि कोई भी कंपाउंड अगर आयनिक है तो 100% आयनिक नहीं होगा। कोई भी कंपाउंड अगर आपका कोवेलेंट है तो 100% कोवेलेंट नहीं होगा। तो अगर 100% कोवेलेंट नहीं है तो हमको पता करना है कि ये गिवन आयनिक कंपाउंड में, जैसे कि आपका RbF आयनिक कंपाउंड, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। ये आपका NF मोर आयनिक आपने बोला है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है। तो बेटा अभी हमको पता करना है कि हाउ टू फाइंड आउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड, और कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड ओनली विद द रूल कॉल्ड एज ए फजान्स रूल। अपने फजान्स अंकल थे,
फजांस अंकल ने अपना एक रूल दिया और बोला कि आप अगर ये रूल को फॉलो करोगे तो यू आर एबल टू फाइंड आउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एनी आयनिक कंपाउंड। तो ये फजांस रूल जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और जो बच्चों को बेटा ये वीडियो की जितनी भी ज़रूरत है प्लीज़ वो बच्चों तक इसे पहुँचा दीजिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू, टेक केयर, बाय।